लेकिन कल भी जैसे मैंने आप लोगों को बताया था केस हमें डिस्कस करना है रिसेंटली, ठीक है। हमारे 4 मई 2022 को एक नया जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आया है, दैट इज जनरली द केस इज बेस्ड अपॉन द सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस। तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को लेके एविडेंस एक्ट में मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये देखा गया है कि सवाल जो वो पूछे जाते हैं कि क्या सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के आधार पे किसी व्यक्ति का कन्विक्शन या एक्विटल जो है वो डिपेंड हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस द जजमेंट ओवर देयर, ठीक है, कि क्या जजमेंट है, क्या केस के फैक्ट्स थे, और उसके बाद जो है हिंदू लॉ पे जो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फिर उस पे आएंगे, ठीक है। सो सबसे पहले तो आप केस का नाम लिख लीजिए, ठीक है। प्लीज राइट डाउन द नेम ऑफ द केस। इट इज रविंदर सिंह अलाइस काकू, रविंदर सिंह अलाइस काकू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। स्पीकर्स म्यूट करके रखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मैं केस पूरा डिस्कस कर लेंगे फिर उसके बाद ही हम हिंदू लॉ के क्वेश्चंस पे शिफ्ट होंगे, ठीक है। ठीक है, सो इट इज द लेटेस्ट जजमेंट दैट इज ओवर द सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, ठीक है। हम लोग अभी एक एविडेंस एक्ट के ऊपर एक केस डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। द केस इज on the issue of circumstantial आप लोग केस का नाम लिख सकते हैं, that is रविंदर सिंह अलायस काकू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2022 सुप्रीम कोर्ट। The case is generally based upon the issue of circumstantial evidences, ठीक है। क्या केस के फैक्ट्स हैं, क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, वो सब डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले केस का नाम लिख लीजिए। Yes. अगर सभी लोग लिख चुके हैं केस का नाम तो प्लीज काइंडली लेट मी नो so that I can discuss that what are the basic things which the Honorable Supreme Court has stated in this particular case. या आप जहाँ पे नोट्स बना रहे हैं वहां पे इसको रखने की जरूरत नहीं है। इट इज बेसिकली द लेटेस्ट जजमेंट। तो बीच बीच में जैसे हम लोग यूट्यूब पे भी शेयर करते हैं ना, तो उसी के अकॉर्डिंगली आज मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ यहीं पे डिस्कस कर लिया जाए, ठीक है। सो देखो इस केस में हुआ क्या, लेट मी कम टू द फैक्ट्स ऑफ द केस फर्स्टली। द फैक्ट्स ऑफ द केस आर लाइक दिस कि देयर इज अ पर्सन, उसकी एक वाइफ है, 2 बच्चे, ठीक है। और वाइफ का किसी एक सेकंड पर्सन के साथ कोई इंटीमेसी के रिलेशनशिप्स थे, और उसी के बेसिस पे जो घटना है वो आगे बनेगी। देखो हुआ कि मैं साथ साथ यहाँ पे थोड़ा सा फैक्ट्स को ड्रॉ करता हूँ ताकि आप लोग इसको थोड़ा सा इजीली समझ पाए। सो देखो the characters in the case is there is Mr. H, there is W, they have 2 children, that is C1 and C2 में लिख देता हूँ। This lady is accused number 1 in the case, there is another person accused number 2 and accused number 3, 3 लोग हैं। अब हुआ क्या कि मिस्टर A1 और A2 के बीच में there were certain close relationships, we can say it's a close relationship, और उस क्लोज रिलेशनशिप के कारण से दोनों एक दूसरे को जानते थे, आना जाना था। तो एक दिन ये दोनों बच्चे जो हैं C1 एंड C2, ठीक है, इन दोनों की जो है डेथ हो जाती है, ठीक है। बोथ ऑफ दीज चिल्ड्रन दे फाउंड डेड, और इनकी जो डेड बॉडीज थी वो एक फील्ड है जहाँ पे मतलब लोगों के खेत थे, तो वहीं पे फील्ड में इन दोनों बच्चों की डेड बॉडी जो है वो मिलती है। तो दिस इज द होल सिनेरियो। तो हमारे पास कोई भी इस केस में डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, ठीक है। देयर इज नो डायरेक्ट एविडेंस इन दिस केस। तो जब डायरेक्ट एविडेंस नहीं होता है तो वी हैव टू सी दैट वेदर द सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस अगेंस्ट द एक्यूज्ड पर्सन्स आर कंप्लीट और नॉट, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं भी या नहीं, और अगर हैं तो क्या सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस एक के साथ जो दूसरा एविडेंस है वो कोरिलेट हो रहा है या नहीं, जुड़ रहा है या नहीं, चेन ऑफ द सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस इज गेटिंग कंप्लीटेड और नॉट। So these are the certain things we used to see when the case is to be seen only in reference to the circumstantial evidence. अब हुआ क्या
तो स्टोरी में आपको नरेट कर रहा हूं कि जैसे ये दो बच्चे हैं, दोनों बच्चों की डेड बॉडी हमें मिलती है और उसके बाद पुलिस वालों को इन्फॉर्म किया गया, पुलिस वाले मौका करते हैं, मौका करने के बाद ही स्टार्टेड द इंक्वेस्ट। ठीक है, इंक्वेस्ट जब उन्होंने कंडक्ट किया तो एट द टाइम ऑफ द इंक्वेस्ट ये जो लेडी है इसका हस्बैंड वो भी इंक्वेस्ट में वहां पे साथ में मौजूद था। तो उसने एक स्टेटमेंट जब लिखवाया अपना, तो इन हिज स्टेटमेंट इज स्टेटिंग कि जब वहां पे पुलिस वालों ने पंचनामा तैयार करना था, इंक्वेस्ट बनाना था, तो उस टाइम पे वहां पे हमने देखा कि डेड बॉडीज के साथ जो बच्चों के स्कूल बैग हैं और कुछ एक चीजें और बच्चों की वो वहां पे मौजूद है। Now this is the statement which was given by one of the witness। अब इसके बाद हुआ क्या, पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के बाद जो इनके नेबरहुड में जो लोग थे, जिनकी जो फील्ड जो खेत थे वो साथ में लगते थे, तो उन्होंने भी कुछ एक ऐसी स्टेटमेंट्स दी, लेकिन some of those witnesses were turned hostile later। जो तीसरा एक सिनेरियो यहाँ पे हुआ कि पुलिस वालों ने जब स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करी, 161 की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करी, तो उसके बाद ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन ये लोग कस्टडी में थे। मिस्टर A1 जो वाइफ ऑफ द पर्सन है, और मिस्टर A2 एंड A3। ठीक है, इन तीनों को जब कस्टडी में रखा गया था, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एक चीज इन्होंने कही कि पुलिस वालों ने जो लिखा है उसके अकॉर्डिंगली कि इन मिस्टर A2 की स्टेटमेंट के आधार पे हमने जो है डिस्कवरीज की हैं और खेत से जो स्कूल बच्चे जो चिल्ड्रन थे उनके स्कूल के बैग और बाकी चीजें मिली। तो कहीं ना कहीं ऑनरेबल सुप्रीम, पहले तो ये ट्रायल कोर्ट के पास केस था, तो ट्रायल कोर्ट ने क्या किया कि मिस्टर ये जो लेडी है A1 और मिस्टर A2 को, एक्यूज नंबर 2 को, दोनों को जो है 302 के अंदर पनिश कर दिया। लेकिन A3 जो था, एक्यूज नंबर 3 जो है, उसके अगेंस्ट कोई सब्सटैंटिव एविडेंसेस नहीं मिले थे, तो उसका कन्विक्शन नहीं किया। हाई कोर्ट में मैटर जाता है, तो हाई कोर्ट ने भी सेम ट्रायल कोर्ट की ही जजमेंट को अपहोल्ड किया, लेकिन सजा जो है वो 20 साल की कर दी। ठीक है, ट्रायल कोर्ट ने ज्यादा सजा दी थी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और उन्होंने हाई कोर्ट में जब अपील किया तो हाई कोर्ट ने 20 साल की सजा कर दी। लेकिन व्हेन द मैटर वेंट टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑन द सेटल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, जैसे हम देखो ना, जब हम लोगों ने सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हमारे एविडेंस एक्ट के अंदर किया होगा, तो दैट पॉइंट ऑफ टाइम आल्सो वी हैव डिस्कस्ड कि चेन ऑफ द सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस मस्ट बी कंप्लीट। अब यहाँ पे जो एविडेंसेस कोर्ट के सामने बताए जा रहे थे, वो एक तो ये लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी वाला प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा था। लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी ऑल पीपल नो, दैट इज ओकेजन एंड अपॉर्चुनिटी एज गिवन इन सेक्शन नंबर 7 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। तो हुआ क्या था, ये जो दोनों बच्चे हैं ये जब स्कूल के लिए निकले, तो स्कूल के लिए निकले और शाम के समय मतलब 5-6 बजे के आसपास जब ये घर आ जाते थे ट्यूशन वगैरह करके, एक बच्चे 10 साल की उम्र का है, दूसरे की उम्र 6 साल है, तो घर नहीं पहुंचे, 9 बज गए। तो 9 बजने के बाद इसके जो इनके फादर थे उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट कर दिया, और कंप्लेंट करने पे पुलिस वालों ने फिर अपनी इन्वेस्टिगेशंस को शुरू किया और बच्चों को ढूंढने का काम जब शुरू हुआ, तो फिर वो खेत में वो दोनों बच्चों की डेड बॉडीज जो थी वो मिली, एंड ऑल दैट प्रोसेस। ठीक है, तो एक व्यक्ति, एक प्रोसिक्यूशन का विटनेस था, उसकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली जो डिसीज्ड बच्चे थे, जो एक 10 साल का बच्चा है, दूसरा 6 साल का, वो डिसीज्ड बच्चे एक्यूज नंबर 2 के साथ देखे गए, ऐसा मतलब एक व्यक्ति की स्टेटमेंट में आया। दूसरी चीज कि पुलिस वालों ने जब इन्वेस्टिगेशंस करने के बाद, जब इंक्वेस्ट खत्म किया, अपनी इन्वेस्टिगेशंस कर रहे थे, उस दौरान जब एक्यूज लोग कस्टडी में थे, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उन्होंने कहा कि सर इनकी स्टेटमेंट के आधार पे डिस्कवरी हुई है। डिस्कवरी क्या कि जो बच्चों के स्कूल बैग्स थे या किस चीज से मारा गया, तो जहां पे बच्चों की डेड बॉडी थी वहां पे ना एक रस्सी, रोप जो है वो भी साथ में मिला। तो ये डिस्कवरी स्टेटमेंट्स जो थी मतलब ऑन रिकॉर्ड रखी गई। तो हमारे पास कुछ ज्यादा खास डायरेक्ट एविडेंसेस थे ही नहीं, रेदर ओनली 2-3 एविडेंसेस वर देयर। वन ऑफ द एविडेंस जो मैंने अभी आपको बताया, जैसे कि लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी वाला प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा था, नंबर 2 जो डिस्कवरीज हुई थी, और नंबर 3 कि देयर इज अ मोटिव। ठीक है, कहा जा रहा था कि जो बच्चे हैं दे मे क्रिएट ऑब्स्ट्रक्शन in the relationship of A1 and A2। जैसे मैंने कहा ना कि A1 is the mother of these deceased children and A2 जो है वो दूसरा एक्यूज था। तो एक मोटिव रखने की कोशिश की गई प्रोसिक्यूशन की तरफ से कि इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप्स थे और बच्चे बीच में शायद रुकावट बन सकते थे, इसके कारण से
एक्यूज नंबर 2 ने शायद उन बच्चों को मारना जो है वो उचित समझा। तो ये 3 जर्नल सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हम कह सकते हैं। नाउ as you people have gone through with the facts of the case, ठीक है, 3 चीजें मैंने अभी आपको बताई, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। व्हाट इज द होल सिनेरियो? 2 चिल्ड्रन जो डिसीज लोग हैं हमारे सामने, जो एक्यूज लोग हैं वो 3 लोग एक्यूज थे। ट्रायल कोर्ट ने 2 को कन्विक्ट किया, फिर हाई कोर्ट ने भी कन्विक्शन को अपहेल्ड किया, लेकिन सजा थोड़ी सी कम करी। बाद में मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास आया। एक्यूज नंबर 1 और एक्यूज नंबर 3 के अगेंस्ट हाई कोर्ट को भी कुछ ज्यादा एविडेंसेस नहीं मिले थे, तो हाई कोर्ट ने उनका एक्विटल किया था, लेकिन एक्यूज नंबर 2 को जो है कन्विक्ट किया था। सुप्रीम कोर्ट के पास जब मैटर गया तो सुप्रीम कोर्ट में एक्यूज नंबर 2 ने अपनी कन्विक्शन को चैलेंज किया है और उसने कहा है कि सर there are no such evidences which are being proved by the prosecution against me. Now at that point of time सुप्रीम कोर्ट ने कुछ एक जनरल जो बेसिक प्रिंसिपल्स हमारे लॉ ऑफ एविडेंस के उनको रिकॉग्नाइज किया और कोर्ट ने कहा कि देखो कन्विक्शन जो है एक्यूज्ड का वो सोलली ऑन द बेसिस ऑफ द सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हो सकता है, लेकिन द पॉइंट इज द चेन ऑफ द एविडेंसेस मस्ट गेट कंप्लीट। इस केस में जो सबसे पहला एविडेंस कोर्ट के सामने रखा जा रहा था, दैट इज द मोटिव ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन, कि वो चाहता था कि उसका जो A1 के साथ रिलेशनशिप है उसके बीच में ये बच्चे ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट कर सकते हैं, तो बच्चों को हटाया जाना चाहिए। तो कोर्ट ने का मोटिव जो यहाँ पे रखा जा रहा है प्रोसिक्यूशन की तरफ से, हमें नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोटिव जो है ये एस्टेब्लिश होता है, क्योंकि एक व्यक्ति बच्चों को क्यों मारेगा? रेदर अगर उसका टारगेट होता तो वो हस्बैंड टारगेट ज्यादा होना चाहिए था रेदर देन द चिल्ड्रन। ठीक है, तो पहला जो कोर्ट के सामने जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से एलिज किया जा रहा था, जो प्ली रेज की जा रही थी, सर मोटिव है, तो कोर्ट ने कहा कि मोटिव जो है ये हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आप कैसे इसको मोटिव कहते हैं, बिकॉज एक व्यक्ति जिसका किसी एक लेडी के साथ रिलेशनशिप है, ठीक है, देयर इज अ क्लोज इंटीमेसी बिटवीन द टू पर्संस, और उसके फोन रिकॉर्ड्स में भी कुछ था कि दोनों लोग बातचीत करते थे, लेकिन वो व्यक्ति बच्चों को क्यों मारेगा? ठीक है, द क्वेश्चन इज वो बच्चों को क्यों मारेगा? रेदर द मेन ऑब्स्ट्रक्शन मे बी द हस्बैंड ऑफ दैट लेडी, तो अगर टारगेट होता तो शायद हस्बैंड होता। नंबर 2, जो लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी की बात थी, तो लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी का जिस विटनेस ने एविडेंस दिया वो विटनेस बाद में हॉस्टाइल हो गया। ठीक है, तो हॉस्टाइल हो गया तो उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते। और जो तीसरी चीज कोर्ट के सामने रखी गई थी कि जो डिस्कवरी स्टेटमेंट्स, तो डिस्कवरी स्टेटमेंट्स के ऊपर कोर्ट ने रिलाय इसलिए नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि देखो, एक तरफ तो जब इंक्वेस्ट हुआ तो उस दौरान जो लोग मौजूद थे, इंक्वेस्ट होता है ना कि जैसे ही आपने इंफॉर्मेशन पुलिस वालों को दी, पुलिस वाले मौका करने आएंगे, पंचनामा तैयार करेंगे, बॉडीज अगर कहीं से रिकवर हुई हैं तो वहां पे एक सीजर मेमो बनेगा और साथ के साथ डिस्कवरी मेमो तैयार हो जाएगा। तो दैट इज बेसिकली सेक्शन नंबर 27 का जो प्रोसेस चलता है एविडेंस एक्ट के अंदर। तो लेकिन वहां पे जो हस्बैंड ऑफ दैट लेडी और कुछ एक और विटनेसेस थे, उनके बयान के आधार पे ये लिखा गया कि डेड बॉडी जहां पे मौजूद है वहीं पे बच्चों के स्कूल बैग भी थे। तो एक तो ये इंक्वेस्ट में ही रिकॉर्ड हो गया कि along with the dead body there are the school bags of the children available, ठीक है, जो डिसीज्ड बच्चे। दूसरी तरफ जो डिस्कवरी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुई सेक्शन नंबर 27 के अंदर, तो उसमें पुलिस वालों ने ये लिखा कि हमें एक्यूज नंबर 2 की स्टेटमेंट के आधार पे ये पता लगा कि डेड बॉडी कहाँ है और डेड जो स्कूल के बच्चों जो स्कूल गोइंग किड्स हैं उनके बैग्स एटसेट्रा कहाँ पे। तो कोर्ट ने कहा तो बोथ द थिंग्स आर वेरी मच इनकंसिस्टेंट विद ईच अदर, कि अगर ऑलरेडी इंक्वेस्ट कंडक्ट करते समय पुलिस वालों को ये पता लग चुका है कि स्कूल बैग एटसेट्रा कहाँ पे उनकी रिकवरी हो चुकी है, तो दोबारा से वो चीज जो है वो डिस्कवरी स्टेटमेंट में कैसे आ सकती है? आई होप यू पीपल आर गेटिंग माय पॉइंट कि इंक्वेस्ट पहले हो चुका है, डिस्कवरी बाद में हुई है, डिस्कवरी स्टेटमेंट बाद में रिकॉर्ड हुआ है। तो डिस्कवरी स्टेटमेंट की रिलेवेंसी सिर्फ तब होती है जब एक्यूज की स्टेटमेंट के आधार पे हमें डिस्क्लोजर्स जो है वो मिले और उसके बाद डिस्कवरी हो। तो कोर्ट ने कहा ये चीजें तो ऑलरेडी पुलिस वालों की नॉलेज में पहले ही थी कि स्कूल बैग एटसेट्रा या बच्चों की वाटर बॉटल्स और स्कूल बैग के अंदर क्या क्या है ये तो पहले से ही रिकॉर्ड हो चुका है। तो हाउ द टू थिंग्स कैन कोरिलेट? तो कोर्ट ने कहा कि ये हमें ठीक नहीं समझ में आ रहा है। देयर इज अ ग्रेव इनकंसिस्टेंसी बिटवीन द टू थिंग्स, दैट इज द इंक्वेस्ट एज वेल एज द डिस्कवरी स्टेटमेंट्स। तो कोर्ट ने डिस्कवरी स्टेटमेंट्स को भी खारिज कर दिया। लास्ट सीन टुगेदर वाली जो थ्योरी थी वो एक सिंगल एविडेंस था, लेकिन वो विटनेस इतना ज्यादा क्रेडिबल नहीं था। मोटिव कोर्ट के सामने जो रखा गया कि जो एक्यूज्ड है वो बीच में से बच्चों को हटाना चाहता था,
तो कोर्ट ने कहा कि ये हमें ठीक से समझ नहीं आता, बिकॉज बच्चे तो छोटे हैं, 10 साल और 6 साल का बच्चा है, दे आर नॉट गोइंग टू क्रिएट सो मच ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, रेदर द हस्बैंड मे बी द टारगेट। तो इन तीनों पॉइंटर्स में कोर्ट ने कहा कि देखो द चेन ऑफ द सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस इज नॉट कंप्लीट। तो फाइनली एक्यूज नंबर 1 और एक्यूज नंबर 3 तो पहले से ही एक्विटल में थे, हाई कोर्ट ने ही एक्विटल दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक्यूज नंबर 2 जिसको हाई कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिकॉज देयर आर नो substantive evidences and the circumstantial evidences which are being given against the accused person are not in the consolidation, जो चेन है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है, hence accused number 2 का भी जो कन्विक्शन है सुप्रीम कोर्ट ने उसे सेट असाइड किया। ठीक है, सो ये जजमेंट की रेलेवेंसी क्या है? एक तो देखो आप अगर हिमाचल के या प्रीवियस अलग अलग स्टेट्स के अगर पेपर देखें तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के ऊपर दो तरीके के सवाल आते हैं। एक तो ये आ जाता है दैट कैन द कन्विक्शन बी बेस्ड अपॉन द सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस। नंबर 2 जो सवाल आता है कि जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के ऊपर कन्विक्शन बेस करता है, व्हाट आर द की पॉइंट्स जो कोर्ट कंसीडर करता है व्यक्ति की कन्विक्शन के लिए। दो चीजें हो गई। तीसरा एक रूल्स ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस है, ठीक है, जिसको पंचशील के नाम से जाना जाता है। तो वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के रूल्स क्या हैं? तो आपको सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हिमाचल में ये देखा गया है कि पिछले अगर आप 5 साल के पेपर उठा के देखें तो 2 या 3 बार ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के ऊपर जो है क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस जजमेंट को आप लोग अपने एविडेंस एक्ट के नोट्स में ना कहीं इंकॉर्पोरेट जरूर कर लीजिएगा कि इस रविंदर सिंह अलाइज काकू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2022 का रिसेंट जजमेंट है। आपके आंसर्स को ब्यूटिफाई करने के लिए रिसेंट जजमेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आप पुरानी जजमेंट्स तो लिखते ही हैं, ठीक है, नो डाउट वी हैव गिवन अ लॉट ऑफ जजमेंट्स ओवर देयर, ठीक है, लेकिन अगर कहीं ना कहीं आपने रिसेंट जजमेंट डाला हुआ है तो वो कहीं ना कहीं आपको जरूर बेनिफिट कर जाता है। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट में इस पे आपको जरूर लिखवाना चाहूंगा। एज फार एज द केस इज कंसर्न, यू प्लीज राइट इट डाउन दैट देयर शुड बी लिखते जाइएगा, देयर शुड बी नो गैप, देयर शुड बी no gap GAP, there should be no gap left in the chain of circumstantial evidences. There should be no gap left in the chain of the circumstantial evidences and the proved circumstantial evidences must be consistent. The proved circumstantial evidences must be consistent with the hypothesis. The proved circumstantial evidences must be consistent with the hypothesis of the guilt, GUILT, must be proved with the consistent with the hypothesis of the guilt, and it must be totally inconsistent, and it must be totally inconsistent with the innocence. It must be totally inconsistent with the innocence. ठीक है, आई होप सभी लोगों ने लिख लिया होगा। ये जो अभी मैंने आपको एक फ्रेज दिया है, आपको सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के ऊपर कभी भी सवाल है, यू कैन साइट आउट दिस जजमेंट, एंड ये जो फ्रेज अभी लिखा है, देयर शुड बी नो गैप बिटवीन द चेन ऑफ द सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, कि हर एविडेंस दूसरी के साथ कोरिलेट हो रहा है। नंबर 2 जो नीचे लिखा है, एंड द प्रूव्ड सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, कि जितने भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस प्रूव हुए हैं वो एक्यूज्ड के गिल्ट के साथ चलते हैं, उसको पैरेललिटी के साथ ड्रॉ करते हैं और प्रूव करते हैं कि इसी व्यक्ति ने अपराध किया है, एंड इट इज इनकंसिस्टेंट विद द इनोसेंस ऑफ द एक्यूज, की वो सारे एविडेंसेस ये बताते हैं कि एक्यूज जो व्यक्ति है ये इनोसेंट नहीं है। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक की लाइन ऑफ दिस पर्टिकुलर जजमेंट, दैट इज रविंदर सिंह अलाइज काकू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2022 का जजमेंट है। 3 चीजें कोर्ट ने कही। देखो, मोटिव कोर्ट के सामने रखा गया प्रोसिक्यूशन की तरफ से कि सर मोटिव हो सकता है क्योंकि कॉल रिकॉर्ड्स थे कि एक्यूज नंबर 1 और एक्यूज नंबर 2 की दोनों के बीच जो बातचीत है उसका एविडेंस था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि ये इससे मोटिव हमारे सामने नहीं आता, मोटिव मस्ट बी प्रूव्ड बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट। ठीक है, और यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि एक्यूज नंबर 2 ने एक्यूज नंबर 1 के साथ मिलके जो उनके बीच में रिलेशनशिप्स थे उसने ये सोचा होगा कि बच्चे बीच में रुकावट बन सकते हैं इसलिए उनको मार देना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं होता बिकॉज आपके पास कोई एविडेंस ही नहीं है इस चीज का, और बाकी जो आपके एविडेंसेस थे, जो लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी है उसका एविडेंस हॉस्टाइल हो गया, एंड द लास्ट वन इज जो डिस्कवरी स्टेटमेंट थी
कोर्ट ने कहा डिस्कवरी स्टेटमेंट्स आर ऑल टुगेदर वेरी मच इनकंसिस्टेंट एंड इट इज कॉन्ट्राडिक्टरी इन नेचर। एक तरफ इनकंसिस्टेंसी तो है ही है, दूसरी तरफ कॉन्ट्राडिक्टरी है कि एक विटनेस कह रहा है कि सर इंक्वेस्ट के दौरान बच्चों के स्कूल बैग मिल गए, दूसरा व्यक्ति कह रहा है सर डिस्कवरी स्टेटमेंट हुई है और एक एक्यूज के बयान के आधार पे हमें ये सारी चीजें रिकवर हुई कि डिसीज की डेड बॉडी कहाँ है एटसेट्रा। तो कोर्ट ने कहा जब अनकंसिस्टेंट और अनरिलायबल डिस्कवरी स्टेटमेंट हो तो हम उसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। तो दिस इज द बेसिक की लाइन ऑफ दिस पर्टिकुलर जजमेंट। केस जो बना था वो सेक्शन नंबर 302 120 कैपिटल बी के अंदर रजिस्टर किया गया था, लेकिन फाइनली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली इन मई इटसेल्फ जो एक्यूज लोग थे, ठीक है, एक्यूज नंबर 1 और एक्यूज नंबर 3, तीन तो दोनों तो पहले से ही हाई कोर्ट ने एक्विटल दे रखा है, लेकिन एक्यूज नंबर 2 जिसको मर्डर की चार्ज के लिए पनिश किया गया था उसको भी हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक्विटल दिया है। द रीजन इज द लैक ऑफ द एविडेंसेस। ठीक है, तो एक व्यक्ति ने अपराध किया है नहीं किया है, वी आर नॉट एट ऑल कंसर्न्ड विद दिस, वी आर गोइंग टू सी दैट वेदर वी हैव द एविडेंसेस अगेंस्ट दैट पर्सन और नॉट। इफ वी हैव द एविडेंसेस वी कैन कन्विक्ट दैट पर्सन। द एविडेंसेस मे बी डायरेक्ट, दे मे बी सर्कमस्टेंशियल। डायरेक्ट एविडेंसेस हैं तो डायरेक्ट एविडेंसेस को लेके तो डायरेक्ट आपको कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती, लेकिन when it comes to the circumstantial evidences तो chain must be completed। अगर chain complete नहीं है और inconsistencies हैं, unreliabilities हैं, evidences ठीक से नहीं रिकॉर्ड हुए, witnesses hostile हो गए, तो कहीं ना कहीं accused को burden of doubt में लिखे जाएगा and he may be turned acquitted in the concerned case। So these are the basic things। ठीक है, I hope you got my point whatever I am डिस्कसिंग ओवर हियर। ठीक है, कोर्ट ने कहा देखो जब भी आप ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस रखते हैं ना तो ये स्कैटर्ड नहीं होने चाहिए, मतलब बिखरे बिखरे नहीं होने चाहिए, ये दिस मस्ट बी कोरिलेटेड विद ईच अदर। तो ये बहुत सारी एक छोटी छोटी की पॉइंट्स थे, मैं इसमें एक शॉर्ट नोट भी आप लोगों को बना के फॉरवर्ड कर दूंगा, तो उससे अगर आपको कुछ और चीजें इनकॉर्पोरेट करनी होगी तो कर लेना। लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस मैं बार बार कह रहा हूँ कि वेरी इंपॉर्टेंट एरिया है। ठीक है, दो तरीके से पूछ लेते हैं, व्हाट आर द रूल्स ऑफ पंचशील। तो पंचशील के रूल्स यही है कि चेन मस्ट बी कंप्लीटेड, हाइपोथेसिस के आधार पे आप किसी की कन्विक्शन नहीं करोगे, जो चेन ऑफ द सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस है वो गिल्ट के साथ कंसिस्टेंट होना चाहिए, व्यक्ति की इनोसेंस के साथ इनकंसिस्टेंट होना चाहिए। यही पंचशील के रूल्स है जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के आधार पे व्यक्ति की लायबिलिटी को जो है एस्टैब्लिश करवाते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। यस और नो करके जवाब देंगे तो आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए, सो नाउ वी आर शिफ्टिंग टू द कॉन्सेप्ट, द टॉपिक्स ऑफ हिंदू लॉ। ठीक है, हम लोग जो क्वेश्चंस कर रहे हैं आज के सेशन में हम लोग हिंदू लॉ का मोस्ट पॉसिबल एरिया जितना भी हमारा बनता है वो कवर करके बाय मंडे, मतलब कल की डेट से ना, तो कल से हम लोग जो है टीपीए के सेशंस पे स्विच कर जाएंगे। टीपीए में इट मे टेक, क्योंकि आप लोगों को बेरेक्ट बेस थोड़ा सा टीपीए पे चलना है, तो इट मे टेक अप्रोक्सीमेटली 1 वीक नाउ। ठीक है, तो टीपीए के बाद वी विल गो फॉर द एचपी रेंट कंट्रोल, और एचपी रेंट कंट्रोल के बाद डायरेक्टली वी विल स्विच ओवर टू द स्टैंप एक्ट। ठीक है, क्योंकि स्टैंप एक्ट में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था दैट देयर इज एन अमेंडमेंट इन 2021 एंड इन 2022। तो जितने भी पुराने बेयर एक्ट्स में चीजें हैं उनको दोबारा से अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि नई अमेंडमेंट्स क्या क्या आई हैं, क्या क्या चेंजेस उसमें हुए हैं। तो स्टैंप एक्ट में भी मुझे कंप्लीटली आपको बेयर एक्ट बेस्ड सारी चीजें समझानी पड़ेंगी। तो इट मे बी यू कैन से अ कंप्लीट कोर्स फॉर द स्टैंप एक्ट विल बी देयर बाय द नेक्स्ट वीक। ठीक है, पॉसिबली तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक शुरू कर देंगे और आफ्टर दैट जो है उससे अगले हफ्ते में शायद खत्म हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जैसे मैंने पहले ही बताया कि फिर तो हमारे एमसीक्यू बेस्ड एरियाज ही रहेंगे। चलिए, सो वी आर स्टार्टिंग विद द सेशन।